Hello everyone. Hope you're doing well. Uh, I'm really very sorry for uploading my video so late. Uh, so uh, I'm really sorry, and so today I'm going to discuss with you all the entire syllabus of political science in the Guru Gobind Singh Indraprasth University. Guru Gobind Singh Indraprasth University is not having any particular course of political science subject. Neither it is having any graduation honors course, nor it is having any master's course. Whatever political science we are going to discuss, it is under the curriculum of law. The lawyers have to study, the upcoming lawyers have to study different streams of subjects, such as they have to study about the sociology, political science, economics, and history subjects. So, before starting the discussion on the syllabus of political science, I like to discuss a brief discussion I like to have with you all कि why it is important for the upcoming lawyers कि उन्हें ये different subjects पढ़ने पड़ते हैं. As you all know that law is nothing but it is a set of rules and regulations. तो ये rules and regulations बनाने वाले भी human being हैं और ये जिसके ऊपर applicable होगा वो भी human being है. एक human being के लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो इशू उसके सोसाइटी, उसका सोशल बिहेवियर बताए, या फिर उसके फाइनेंशियल नेचर को बताए, या फिर उसके पॉलिटिकल बिहेवियर को बताए. ये सारे के सारे इश्यूज़ होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं. एंड whosoever is going to draft the laws should be aware of the behavior of human being, whether it is the behavior regarding to his social or economical or political nature. तो एक लॉयर को, एक अपकमिंग लॉयर को जो ड्राफ्ट करेगा, जो डील करेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस में एक ह्यूमन बीइंग के, उसको ये अवेयर होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग का सोसाइटल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है. ठीक है. एंड देयर इज़ वन मोर सब्जेक्ट दैट इज़ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री भी क्यों पढ़ना पड़ता है लॉयर्स को? देखो, इट इज़ वेरी सिंपल. ये सारे सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ने पड़ते हैं कि पहले इफ़ वी टेक द हिस्ट्री क्यों पढ़ना पड़ता है एक अपकमिंग लॉयर को? इसलिए क्योंकि एक बंदे को ये पता होना चाहिए कि किन सिचुएशंस में हमारी कंट्री रह चुकी है, हमारा वर्ल्ड का पास्ट क्या था, कैसे रूल्स थे, कैसे रेगुलेशंस थे, क्या उसकी अपकमिंग्स थी, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, वो सब कुछ पता होना चाहिए और वो दोबारा ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी फॉरेन कंपनी को बहुत ज़्यादा आप छूट देते थे हमारे देश में, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? दिस इज़ ऑल वॉट हिस्ट्री सेज कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. अभी मान लो कि बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग को, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम बहुत ज़्यादा इनकरेज करें. ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ, बट उसके रिलेटेड क्या स्ट्रिंजेंट लॉज होना चाहिए, ये सब हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता है, एक पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ सो दैट कि हमारे देश की सोवरेनिटी भी मेंटेन रहे और हमारा इकोनॉमिकल प्रोग्रेस भी हो. ये जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं वो वी कैन अप्लाई इन द प्रेजेंट टू मेक द फ्यूचर मच बेटर. इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है. इसलिए एक अपकमिंग लॉयर्स को वो सारे माइन्यूट डिस्कशंस करने पड़ते हैं, माइन्यूट स्टडी करनी पड़ती है कि व्हाट वर द अर्लियर लॉज, व्हाट वर द लूप होल्स इन दोज लॉज, व्हाट वर द लैकुना ऑफ दोज रूल्स, सो दैट दे कैन मेक अ बेटर रूल्स इन for the upcoming future and for the today's world. ठीक है. तो now history, तो we have discussed why we have to study the history. Now I'll be discussing the three subjects why the lawyers have to study these things. First one is sociology, second is economics, and the third is political science. देखो, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लाइफ में ये सारे रिलेशनशिप्स होते ही हैं. A man is a social animal, so he has to be in society, that is in the family, in the neighborhood, और उसका वर्क प्लेस हुआ, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस, यानी वो जो इकोनॉमिकली जो पैसे से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसके लाइफ में, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर उसके वो कैसे सरकार चुनता है, उसकी गवर्नमेंट कैसे काम करती है. अब एग्जाम्पल के लिए
in the present scenario, what is happening because of this pandemic, because of this COVID-19, ऐसे नए नए रूल्स सरकार को बनाने पड़ रहे हैं जिससे ह्यूमन बीइंग के सारे एस्पेक्ट, सारे लाइफ के एस्पेक्ट, सोसाइटल हो या फाइनेंशियल हो या फिर उसका पॉलिटिकल बिहेवियर हो, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. चाहे वो बिना मास्क के आप जाओ, इफ यू गो आउट ऑफ द विदाउट द मास्क द कोप्स आर गोइंग टू चार्ज यू 500, या फिर एक सोशल डिस्टेंसिंग वाला फिनोमिना है, या फिर फाइनेंशियली सब लॉकडाउन की वजह से सब बहुत सारे लोगों की इट हैज़ हैम्पर्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. तो थोड़े आई मीन जैसे स्कूल फीस में अब थोड़ी लीनियंसी दी गई है पेरेंट्स को कि वो बाद में भी फीस पे कर सकते हैं. तो एक फाइनेंशियल स्टार्टर चेंज हो रहा है, एक इकोनॉमिकल स्टार्टर चेंज हो रहा है देश का, पूरी दुनिया का. एक सोसाइटल बिहेवियर हमारा चेंज हो रहा है. एक हमारा अब देखो पॉलिटिकल बिहेवियर भी चेंज हो रहा है. अभी इंडिया चाइना एंड दैट नेपाल, इनमें इनके बॉर्डर में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं. हमारे जो गवर्नमेंट है, देखो पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट को डील नहीं करता है. आई मीन बहुत सारे बच्चों को इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, इट इज़ नथिंग बट द पॉलिटिक्स. नहीं, इट इज़ नॉट ओनली द पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट, और स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी. तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कुछ बच्चे कहते हैं पॉलिटिक्स है, इट इज़ नथिंग बट द स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द स्टेट. तो पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो चारों कंपोनेंट को डील करता है, और ये चारों कंपोनेंट को डील करने के लिए भी उसको लॉ की ज़रूरत है, उसको सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत है. ये सेट ऑफ रूल्स कौन बनाएगा? लॉयर्स बनाएंगे. और ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन द प्रिमिटिव एज देयर वर नो रूल्स, नो रेगुलेशन, there were not any concept of the society, neither the concept of the state, but I mean in that period of time there was totally anarchy, in totally disturbed there were totally disturbed scenario. I mean no one was living happily. There were only the one who were having physical power, they were the only dominant of the society. So इस क्योर से अपने इस क्योर से निकालने के लिए the people of that time needed certain essential rules and regulations so that they can develop their personality, so that they can protect their rights. तो इसलिए सबने willingly rules and regulations बनाया था for their protection plus for their development. तो इसलिए जो रूल्स बना वो ह्यूमन बीइंग के सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को डील करते हुए बना है. अगर ये जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का बताया कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट, और स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं. टेरिटरी, जो कि अभी हम नए रूल्स एंड अभी देखो नई रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जितने चाइनीज़ ऐप थे, चाहे वो टिकटॉक हो या फिर आई मीन दीज थिंग्स, हाँ दीज थिंग्स ऑल वर बैंड बिकॉज ऑफ दिस गोइंग ऑन डिस्टर्बेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो ये नए रूल्स बन रहे हैं. अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशंस में भी क्या हो रहा है, हमारे पॉपुलेशन जो फॉरेन कंट्रीज़ में थे बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 उन्हें लाया गया, उनकी प्रोटेक्शन दी गई. और ये नए आई मीन पॉपुलेशन, ओके, ये जो सिटीजनशिप एक्ट था ये इसमें भी नए रूल्स लाए गए सो दैट कि लोगों को ज़्यादा आई मीन इससे भी रिलेटेड, पॉपुलेशन से भी रिलेटेड नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं. ये कौन करेंगे? ये सब सारे के सारे काम लॉयर्स करेंगे. एंड लॉयर्स तभी बेटर तरीके से कर सकेंगे इफ़ दे विल बी हैविंग द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स रिलेटेड, they will be having the knowledge of human being as well as related issues of his or her. तो इसलिए लॉयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दे शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग. ठीक है. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. So this political science subject starts from the second semester, and in the unit 1 we will be having theories. I mean पहले we will start with कि पॉलिटिकल साइंस का एम, डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द स्टेट. इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि शुरू में बहुत एनार्की थी, दे वर नो एज सच गवर्नमेंट, दे वर total chaos in the society, there were no authority
विच कैन रेगुलेट द स्मूथनेस ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी ऐसा कुछ थी नहीं, तो हमने सोसाइटी क्यों बनाई, फर्स्ट यूनिट में वही डिस्कशन है. और उस सोसाइटी के फॉर्मेशन में क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं, ये यूनिट यही डिस्कस करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो बहुत ही साइंटिफिकली बहुत ही एक्सेप्टेबल है. ठीक है. Now coming to the next theory, now coming to the next unit, that is ideologies. इसमें बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे लिबरलिज्म हुआ, टोटलिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म. देखो क्या होता है, जैसे जैसे सोसाइटी हमारी प्रोग्रेस करती रहती है तो टाइम डिमांड करता है कि नई नई थ्योरीज़ को हम अप्लाई करें. वो जो ओल्ड थ्योरीज़ थी वो एप्लीकेबल, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती हैं विद द चेंजेस ऑफ टाइम. फॉर एन एग्जांपल, अगर लिबरलिज्म लेते हैं, यानी स्टेट का इंटरफेरेंस कम हो, तो ये लिबरलिज्म क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम चाहिए था, इंडस्ट्रियलिस्ट को कम चाहिए था, बिजनेसमैन को, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को, इनको कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चाहिए था. इसलिए एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था लिबरलिज्म, यानी लिबर्टी दो, आज़ादी दो हमें डेवलप करने की, बिकॉज वी हैव दैट रीजन्स टू थिंक, सो वी कैन डेवलप. उसको फिर दूसरी थ्योरी आई सोशलिज्म. अब ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, तो एक लेबर क्लास था, उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ होने लगी. अब इनको अपलिफ्ट करने के लिए एक नई थ्योरी आती है. सिमिलरली एज द टाइम डिमांड्स, द डिफरेंट आइडियोलॉजीज comes into existence, so that there could be a better life, so that the lawyers, so that the political thinkers can make this world a better place to live. Now in the third unit there is discussion upon the machineries of government. देखो, गवर्नमेंट जो मैंने कहा था, political science is nothing but it is the study of the state. Fine. And state has 4 components: territory, population, government and sovereignty. तो ये जो थर्ड है नंबर, what is government, तो गवर्नमेंट के बारे में ये डिस्कशन है कि गवर्नमेंट इज़ नथिंग बट इट हैज़ इट्स 3 component: legislature, executive and judiciary. तो इसमें हम in the third unit we are going to study about the machineries of government, I mean how the government works. And in the last unit it is about the sovereignty and citizenship. देखो, sovereignty क्या था, ये भी स्टेट का चौथा कंपोनेंट था. सोवरेनिटी का कुछ मतलब नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है दैट अ स्टेट इज़ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली फ्री टू टेक इट्स डिसीजन. इसका मतलब होता है, जैसे इंडिया जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो इंडिया के पास उसकी अपनी टेरिटरी भी थी. ठीक है, वेल डिफाइंड हमारी बाउंड्री है, हमारे पास पॉपुलेशन भी थे, हमारे पास गवर्नमेंट भी था. ठीक है, या तो आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चल रहा था, लेकिन हमारे देश में हमारी पपेट सरकार भी थी. पर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी वर लैकिंग सोवरेनिटी. सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है, आज़ादी है, फ्रीडम है टू टेक द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डिसीजंस. हम नहीं ले पा रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी इंटरनल का मतलब होता है विद इन द कंट्रीज जो भी इशू हैं उसके बारे में कोई रूल्स रेगुलेशंस बताना. एक्सटर्नल डिसीजंस का मतलब होता है कि जैसे अभी वर्ल्ड बैंक है या फिर UN के ऑर्गेनाइजेशन जो भी रूल्स बनाए उसको हम अपने देश में अप्लाई करें नहीं करें, ये सब डिसाइड करने का पावर, अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को होना चाहिए और उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. तो इसको कहते हैं सोवरेनिटी. सोवरेनिटी टू टेक द डिसीजन whether it is related issues of internal or it is any issue related to the external affairs. उसको तो ये यूनिट में हम वही पढ़ने वाले हैं. And again the political science paper is in the third semester also, यानी बच्चों को 1 साल पढ़ना है in the second as well as in the third semester. चलो, in the third semester the first unit is about the types of government. हमने मशीनरी तो पढ़ लिया था, legislature, executive and judiciary. अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी अगर हमारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैसा हो सकता है, जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, इट इज़ लाइक मोनार्की. तो इस तरह से अब डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स की होती है. इट इज़ बेसिकली हम इंडिया की डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे और
यूएसए की डिस्कस करेंगे इसमें, प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म. अगेन पार्लियामेंट्री फॉर्म इज़ ऑल्सो इंडिया एंड ब्रिटेन, प्रेसिडेंशियल से यूएसए में. मतलब डेमोक्रेसी के टाइप्स हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस यूनिट. नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज़ की कॉन्सेप्ट ऑफ ओके इंटरनेशनल रिलेशंस. यानी कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कोई देश, जैसे एग्जाम्पल इंडिया के लिए, इंडिया का क्या पोजीशन है इन द वर्ल्ड, तो वो चीज़ें कैसे डिस्कस होंगी, कैसे डिसाइड होंगी कि इंडिया का क्या पोजीशन है इन द वर्ल्ड. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई देश कितना पावरफुल है ये डिपेंड करता है उसके पावर ऑफ एलिमेंट्स पे. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इन दिस यूनिट ऑल्सो ओनली कि क्या जो डिस्टर्ब, दे आर डिफरेंट कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड. सो व्हाट इज़ द फैक्टर which binds different countries, and what are the factors which maintain peace and order in the country. So these we are going to discuss in this unit. And in the third unit we all know that we have United Nations organization which came after the Second World War. So what is the purpose of this United Nations? It is only being designed so that peace and security around the world could be maintained, as well as people can have the freedom, people should enjoy certain rights for their development, for the individual personalities development. समझ में आ रही बात? यूनाइटेड नेशन के बनाने का क्या पर्पस था? सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन हो सके. और दूसरा क्या पर्पस था? एवरी ह्यूमन बीइंग could get the opportunity for development of his or her personality. तो इसी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, और अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है इन डिफरेंट कंट्रीज तो उसको कैसे रिजॉल्व करता है. इट इज़ ऑल डिस्कस्ड इन द थर्ड यूनिट. एंड इन द लास्ट यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिचुएशन ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर. पोस्ट कोल्ड वॉर में we can understand that earlier we were having First World, then Second World War, then after Second World War we were having Post Cold War. यानी कोल्ड वॉर का क्या मतलब था? There were not any designed, या there was not any clear cut war. यानी कोई आमने सामने वॉर नहीं हो रहा था, लेकिन there were disturbance अराउंड द होल वर्ल्ड. बिकॉज ये डिस्टर्बेंस क्यों था? क्योंकि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो सुपर पावर्स बन के आए, यूएसए एंड यूएसएसआर. तो इनके बीच में क्या क्या डिस्टर्बेंस था, और इन दो सुपर पावर्स ने पूरी दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया. वी आर गोइंग टू हैव दिस डिस्कशन इन दिस यूनिट 4. सो दिस इज ऑल दिस entire syllabus of political science in the Guru Gobind Singh Indraprasth University. I hope you like it. Stay safe, stay healthy. Thank you for watching.